বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কি তিনি? নন্দীগ্রামে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কি তিনি প্রার্থী হতে চলেছেন? অমিত শাহের সফরে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ মুখ গেরুয়া শিবিরে যোগ দিতে চলেছে? শুভেন্দু অধিকারীর এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ দেখুন নিউজ 18 বাংলায়। তার সঙ্গে কথা বলেছেন CNN নিউজ 18 এর পলিটিক্যাল এডিটর মারিয়া শাকিল। Joining me now is BJP leader Shubhendu Adhikari, Mamata Banerjee's confidant turned बेटनवा। शिवेंदु जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125th बर्थ एनिवर्सरी से जुड़ा है। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल का इंसल्ट हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल वाली घटना से। प्रधानमंत्री उस वक्त मंच पर मौजूद थे, वो अपने भाषण में कुछ बोल सकते थे जब जय श्री राम का नारा लगा एक गवर्नमेंट इवेंट में। नहीं, गलती कुछ नहीं हुआ। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का कल्चरल मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था। बहुत इज्जत से विद ड्यू ऑनर चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल को बुलाया। प्राइम मिनिस्टर जी ने बहन संबोधित किया। मेरा बहन बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एड्रेस किया। मैं उस प्रोग्राम में एक दर्शक के नाते अटेंड किया। बहुत अच्छे गरिमा से इतना बढ़िया फंक्शन हुआ। देखिए, इसको इशू बना रहा है तुष्टिकरण के लिए। अपने जो वोट बैंक है, खास करके एक फिक्स डिपॉजिट बोलता है ना, वो वोट बैंक तुष्टिकरण के लिए ये सब कर रहा है। और जय श्री राम एक अपशब्द नहीं है, शुभ शब्द है। जय श्री राम नारा लगाना ये हमारी की गौरव के बात है। इसको स्वीकार करते हुए चीफ मिनिस्टर को स्पीच उस दिन डिलीवर करना चाहिए था। मैं एज ए बंगाल सिटीजन, एज ए इंडियन सिटीजन, ये मेरा उपलब्धि है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप तो भाजपा पर हमेशा लगता रहा है। वो आप उस पार्टी के अब मेंबर हैं, सदस्य हैं। जय श्री राम का स्लोगन पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में लगता रहा है, सरकारी कार्यक्रम में नहीं हुआ। नहीं, जय श्री राम शब्द के साथ तुष्टीकरण का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से कोई ये बात नहीं आया। स्पॉन्टेनियसली कुछ लोग ये बात किया। इसको इशू बनाने का जरूरत नहीं है। ये इशू बना रहा है तुष्टीकरण के लिए। कुछ दिन पहले एक नेशनल चैनल में टीएमसी का जो आपका जो एजेंसी, कॉरपोरेट एजेंसी टीएमसी पार्टी को इस इलेक्शन में हेल्प कर रहा है, उसको जो हेड है उसकी, उन्होंने एक नेशनल टीवी चैनल में बोला कि हम लोग 7% वोट के अंदर लड़ रहा है, हम लोग का एडवांटेज है। और बीजेपी ने 70% वोट के अंदर लड़ना पड़ेगा उसको, ये पीछे चल रहा है बीजेपी। 30% ज़्यादा में हम लोग का पास है। इसलिए तुष्टीकरण का बात कौन करता है और कौन इस कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है पोलराइजेशन करके, ये तो मालूम है, ये तो सबका सामने आ गया। ममता बनर्जी कहती हैं कि भाजपा का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बीजेपी एक इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी है। लास्ट लोकसभा चुनाव का पहले ममता जी ने पूरा देश से सब अपोजिशन को बुलाया ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। उसमें फारूक अब्दुल्ला जी से लेकर चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस की मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सब लीडर, रीजनल लीडर एक साथ आया। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश तक। उसमें नतीजा क्या आया? उन्होंने यूनाइटेड इंडिया का नारा दिया था, लेकिन बंगाल के लोगों ने 18 सीट पर भाजपा का उम्मीदवार को चुनाव जिताया और 2-3 सीट पर तो काफ़ी कम अंतर में भाजपा उम्मीदवार लॉस्ट किया। अभी तो टीएमसी एमपी भी पार्टी छोड़ के ज्वाइन कर गया। 18 से बीजेपी 19 हो गया। देखिए, हमारी जो लोकतंत्र है उसमें पूरा के पूरा सिस्टम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और मौलाना आज़ाद ने बनाया। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। हमारी डेमोक्रेसी के ये ऑर्नामेंट है। जनता जनार्दन जिसका साथ है, भारत उसका माने उसका साथ है, यही तो नारा है।
इसलिए लास्ट जो लोकसभा चुनाव है मेहमत मैंडेट में मोदी जी का नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव जीता। इसका बंगाल में उसका खास असर पड़ा। इसलिए एक देश चलाओ पार्टी जिसको देश का मेजॉरिटी जनता ने जिम्मेदारी दिया, शांतिपूर्ण तरीके से गणतांत्रिक तरीके से वोट के माध्यम से, उसका खिलाफ ये शब्द बोलना ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठा रहा है। चलिए अब नंदीग्राम की बात करते हैं। क्या ये लड़ाई आपके लिए एक पर्सनल प्रेस्टीज बैटल अब हो गई है? ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। क्या आप भाजपा के उम्मीदवार होंगे वहां से? आप उनको चुनौती देंगे? देखिए, पहले बात तो मैं बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया इसलिए एक अनुशासित सिपाही की नाते, देशभक्त की नाते काम करने का मेरा मकसद है। मेरा पास रीजनल पार्टी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने का बहुत ऑफर आया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का पहले संदेश भेजा था, उसका एमिसरी का माध्यम से दिल्ली से, जब मैं कांग्रेस में ज्वाइन करूं। यहाँ जो वामपंथी लीडर है, जो सीएलपी का अपोजिशन लीडर है अब्दुल मन्नान जी, मेरा पास मुलाकात भी किया था। कुछ छोटा छोटा फ्रंट भी मेरा पास आया था कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए और हम लोग का साथ अलायंस कीजिए। लेकिन मैं ये सब बात छोड़ के बीजेपी में क्यों किस लिए आया? बीजेपी देशभक्त पार्टी है और मोदी जी का लीडरशिप में इतना स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर। मैं बचपन से पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ हूँ, क्लास 11 से छात्र एनएसयू के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कॉलेज का स्टूडेंट्स यूनियन किया, पार्षद रहा, लॉन्ग मेरा पॉलिटिकल बैटल है। इसलिए मैं इतना स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और इतना देशभक्त पार्टी, जो पार्टी आप वर्ल्ड का लार्जेस्ट एज पर मेंबरशिप लार्जेस्ट पार्टी है, इस पार्टी के साथ मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ एक अनुशासित सिपाही के नाते, एक पार्टी का परिवार की सदस्य के नाते काम करूं। देखिए नंदीग्राम के बारे में मैं बोल रहा हूं, इसलिए इतना कुछ शब्द मैं यूज किया, इसलिए बीजेपी में पॉलिटिकल रैली में और गवर्नमेंट का प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता। ये ममता बनर्जी और उसकी भातीजा का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नहीं, नंदीग्राम से पहले आप चुनाव लड़े हैं तो इसलिए जानना है कि क्या नंदीग्राम में आप खड़े होंगे? इसका खिलाफ करेगा, ये मेरा मर्जी के ऊपर नहीं होगा। बीजेपी पार्टी डिसाइड, शुभेंदु तुमको कंटेस्ट करना पड़ेगा नंदीग्राम में, तुम्हारी लोकसभा क्षेत्र दो बार 2009 2014 में मैं उस क्षेत्र से एमपी था, 2016 से मैं उधर एमएलए था। मैं रिजाइन करके बीजेपी में ज्वाइन किया। बीजेपी का निर्देश होने से मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड आपका पास बोलता हूं आपको, कमल का निशान पर जो खड़ा होगा वो कैंडिडेट 1.5 लाख से ज्यादा वोट से ममता बनर्जी को हराएगा। लिख लीजिए मेरा नाम लिख के। उस एरिया मेरा माने हाथ का पूरा तालू है। उस एरिया मेरा पूरा के पूरा गांव के गांव मेरा साथ जुड़ा हुआ है बहुत दिन से, एक दिन दो दिन नहीं, 2003 से मैं उस एरिया में काम कर रहा हूँ। इसलिए उस एरिया अभी बीजेपी। आप क्योंकि ममता बनर्जी के ब्लू आइड रहे हैं, उनके क्लोज कॉन्फिडेंट रहे हैं, आपने उनकी 2007 में नंदीग्राम आंदोलन ऑर्गेनाइज करने में भी बहुत मदद की। क्या हुआ कि आप के रिश्ते उनसे इतने खराब हो गए कि आपने ना ही पार्टी छोड़ा बल्कि उस पार्टी को ज्वाइन किया जो ममता बनर्जी को चैलेंज कर रही है? क्या इसकी वजह अभिषेक बनर्जी है? देखिए, एक तो उसका भतीजे तो एक इशू है। देखिए, पार्टी को उन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी बना दिया। पार्टी का सब मिनिस्टर लैंप पोस्ट था, उसका कोई फाइल नहीं था, कोई एक्टिविटीज करने का सवाल नहीं था, कोई उद्घाटन करने का, कोई शिलान्यास करने का, फाउंडेशन स्टोन लेइंग करने का, कोई इनोग्रेशन करने का इजाजत नहीं था। कोई मिनिस्टर का पास कुछ करने का स्कोप ही नहीं है। इस तरीका का हिपोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ पूरा देश में के वर्ल्ड में कहाँ नहीं है। इसलिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच इसको एक ही लक्ष्य है
अपनी भतीजा को एस्टैब्लिश करना, अपनी भतीजा को एस्टैब्लिश करके अगले चीफ मिनिस्टर बनाना। और जो कॉरपोरेट को लाया ना, वो जो आईपैक को लाया, उसको देकर जो सीनियर लीडर है उसको ह्यूमिलेट कर रहा है। हमारा जो पॉलिटिकल नॉलेज है, डेडिकेशन है, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ हम लोग, हम लोग का कोई रिकमेंडेशन पार्टी में नहीं चलता। ये पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं एज ए कर्मचारी, एज ए एम्प्लॉय के नाते काम करना मुश्किल है। हम लोग कॉलिग, पॉलिटिकल कॉलिग का रिकॉग्नाइजेशन मांग किया था। पॉलिटिकल कॉलिग का रिकॉग्नाइजेशन पूरा नहीं हुआ, इसलिए शुभेंदु अधिकारी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का बाद भी आप देख लीजिए, बहुत मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है, एमएलए रिजाइन कर रहा है, रोज के रोज टीएमसी टूट रहा है। तो क्या शुभेंदु अधिकारी भाजपा के चेहरा हैं इस इलेक्शन में? क्या आप बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं या? देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, सब मालूम है बीजेपी में ऐसे डिसीजन पर्सनली नहीं होता। बीजेपी एक सुसंगठित पार्टी है, उसका डिसिप्लिन पार्टी है, उसका अपने तरीका है। बीजेपी पार्टी में से इस तरीके, और मैं कंटेंडर नहीं हूँ। मैं विदाउट कंडीशन अमित शाह जी को पूछ लीजिए, मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने मुझे इनकरेज किया बीजेपी आने के लिए। अमित शाह के पास मेरा बात हुआ था, अमित जी को मैं कोई कंडीशन नहीं दिया। बीजेपी में काम करने का स्कोप मुझे मिला। उन्होंने पार्टी पूरा के पूरा पार्टी, स्टेट यूनिट और नेशनल यूनिट पूरा के पूरा मुझे मदद कर रहा है। मैं ये सब कंटेंडर भी नहीं हूँ, कंपटीशन में नहीं हूँ, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा भी नहीं है। बीजेपी पार्टी बंगाल में नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर के ऊपर आएगा और सब लोग कलकत्ता में, दिल्ली में एक ही गवर्नमेंट का मांग कर रहा है। बेरोजगार नौजवान नौकरी का मांग कर रहा है। पीएम किसान योजना इधर चालू हो, किसानों ने मांग कर रहा है। आयुष्मान भारत चालू हो, बंगाल के लोग मांग कर रहा है। इधर 9.5 साल तक कोई इंडस्ट्री नहीं आया, एक भी छोटा एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं बनाया, एक सी पोर्ट नहीं बनाया, रेल लाइन का एक्सपेंशन नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इतना रिफ्ट स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। नो रिलेशन, नो कोऑपरेशन। तृणमूल का कहना है कि वोट ममता बनर्जी के नाम पर पड़ते हैं और आपका इन्फ्लुएंस जो है लिमिटेड है, एक छोटे से क्षेत्र में है, एंड दैट यू हैव नॉट बीन टेस्टेड आउटसाइड बिकॉज यू हैव लार्जली वर्कड अंडर ममता बनर्जीज शैडो। देखिए, पिछले 1 महीने में मैं मेरा झंडा बदल दिया, मेरा निशान बदल दिया। मैं जमीन में उतर गया। मैं रोज रैली, पब्लिक मीटिंग कर रहा। आपका बंगाल का जो आपका रिपोर्टर कॉरेस्पोंडेंट है उसको पूछ लीजिए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का परफॉर्मेंस, पॉलिटिकल लीडर का एक्सेप्टेंस, दोनों तरीके से उसको क्राइटेरिया है उसको निर्धारण करने के लिए। एक तो उसका उसका पॉलिटिकल प्रोग्राम में कितना लोग आ रहा है, रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है, दूसरा इलेक्शन में कितना वोट उसको मिल रहा है। ये दोनों क्राइटेरिया है। इसमें पहले क्राइटेरिया में मैं खुद समझ रहा हूँ, मैं पास कर गया। पिछले 1 महीने में 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट में मैं घुमा, रैली किया, पब्लिक मीटिंग अटेंड किया। बीजेपी का जो कार्यक्रम है आर9 ऑन9, बीजेपी का जो कृषक सुरक्षा है, दूसरा जो प्रोग्राम में अटेंड कर दिया। मेरा मुख से नहीं, आपके कॉरेस्पोंडेंट से पूछ लीजिए कितना भीड़ उस प्रोग्राम में हो रहा है। और दूसरा तो इलेक्शन तक आप वेट कीजिए। इलेक्शन में जो सीट में बीजेपी का डेफिसिट था पिछले 2019 में, जो सीट में बीजेपी का डेफिसिट था 2019 में असेंबली में, पार्लियामेंट के अंदर, वो उस पे कितना सीट में बीजेपी को प्लस करे, ये हमारी एजेंडा है। मैं करा के साबित करूंगा। चलिए ये बताइए कि ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर मानी जाती हैं और जमीन पर अभी वो उतरी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही वो उतरेंगी तो माहौल बदलेगा। अभी तो उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन भी शुरू नहीं किया, तो अगर वो जब चुनाव का कैंपेन शुरू करेंगी तो क्या आपको दिक्कत हो सकती है? ममता बनर्जी ने जमीन में ही है। पिछले 6 दिसंबर मिदनापुर में रैली की, उस रैली से उन्होंने जमीन में ही है।
उसका साथ तो कोई पब्लिक का रिलेशन नहीं है। उन्होंने खासतर हेलीकॉप्टर के द्वारा पब्लिक मीटिंग कर रहा है, सड़क में उतरने का स्कोप ही नहीं है। दूसरा, उसका मीटिंग में खासकर एक समुदाय का कुछ लोग आ रहा है, और दूसरा एमसीसी अब चालू नहीं हुआ। बीडीओ, एसडीओ, पुलिस, स्टेट पुलिस ने कुछ बेनिफिशियरी को ला रहा है। जब एमसीसी चालू होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करना बंद हो जाएगा, असली तस्वीर आपका पास मिल जाएगा। क्या आपकी पुरानी पार्टी के लोग आज भी आपसे संपर्क में हैं? क्या और ज्वाइनिंग होगी जब अमित शाह जी फिर से बंगाल आएंगे? और ये कौन से चेहरे हैं? देखिए, दिल्ली पार्टी टूट रहा है। दिलीप घोष प्रेसिडेंट, मुकुल राय जी वाइस प्रेसिडेंट, कैलाश जी ऑब्जर्वर, मैं भी हूँ, दूसरा लीडर भी है। हर रोज बहुत तरीके से बहुत एरिया में थाउजेंड्स ऑफ टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस वर्कर्स बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। नॉन पॉलिटिकल आदमी भी आ रहा है, इंटेलेक्चुअल भी आ रहा है। अमित शाह जी का जो प्रोग्राम है, उसमें जो पॉलिटिकल रैली है 31 को हावड़ा रूलबेड़िया में, मेरा उम्मीद है बहुत इम्पोर्टेंट फेस ज्वाइन करने वाला है। उसका नाम अभी बताना ठीक नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चेहरा कौन होगा? क्या ये वही लोग हैं जो अभी ओपनली अपोज कर रहे हैं ममता बनर्जी को? नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक्सक्यूज मी। जिसको पार्टी क्लियरेंस दिया, ये पार्टी का अंदर का बात है। बहुत लोग आएगा, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होगा 31 को पॉलिटिकल। All right, Shubhendu Adhikari, thank you so much for your time. That's all from me.